सो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अरेंजमेंट से। अब अरेंजमेंट यहाँ पर किस चीजों का अरेंजमेंट है? यहाँ है अरेंजमेंट रिसोर्सेज का और काम का। तो ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं, उस फंक्शन के अंदर एक पूरी प्रोसेस है। अब कैसी प्रोसेस है? तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। सो ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। और क्योंकि ये प्रोसेस है तो दैट मीन्स इसमें भी कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे जो हमें परफॉर्म करने होंगे। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। भाई आपने प्लानिंग में ये तो डिसाइड कर लिया कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप काम क्या करोगे, आपको कौन कौन से वर्क टारगेट्स हैं, आपके कौन से काम है जो आपको पूरे करने हैं। तो सबसे पहले आप उनको करोगे आइडेंटिफाई, देन उसके बाद आप उनको करोगे ग्रुप। ग्रुप मतलब जो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क होगा उसको एक ही जगह पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि बनाए जाएंगे डिपार्टमेंट्स। एंड डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स का मतलब होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। भाई कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसके साथ बैठकर काम करेगा, वो सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पर डिफाइन। देन डेलीगेट, अथॉरिटी को कर दिया था डेलीगेट। भाई जो जिस पोजीशन पे काम करता होगा उसी हिसाब से उसको वही अथॉरिटी दी जाएगी। तो कौन कौन सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हमें बनाने हैं वो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं। And establishing the relationship for the purpose of enabling the people to work most effectively together in accomplishing the objective। क्योंकि जब तक रिलेशनशिप्स ही क्लियर नहीं होंगे, जब तक किसी को यही नहीं पता होगा कि हम किस पोजीशन पे काम करते हैं, हमारे पास कितनी पावर है उस काम को करने की, हम किसको रिस्पॉन्सिबल है, तब तक काम शुरू नहीं हो पाएगा, तब तक जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस पर्पस के लिए ताकि लोग अपने काम को कर सके, कैसे इफेक्टिवली, यानी कि टाइम पर कर सके और टाइम पर उनके ऑब्जेक्टिव्स मिलकर पूरे किए जा सकते हो, तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ये पूरी चीज क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में क्या है? इस प्रोसेस में कुल मिलाकर 4 स्टेप है जो हमने कहीं ना कहीं डेफिनेशन में पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा उसको हम सेपरेट करके पढ़ लेते हैं कि क्या है ये 4 स्टेप। तो बहुत छोटी सी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग की। आपको प्रोसेस ऑलमोस्ट अभी आने वाले सभी चैप्टर्स में पढ़नी है, जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग को छोड़ के। तो सबसे छोटी प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजिंग की होती है। सो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि ऑर्गेनाइजिंग है प्रोसेस जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं या ग्रुप करते हैं द वर्क टू बी परफॉर्म। यानी कि सबसे पहले तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें काम करना क्या क्या है। आप एक बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हो तो उस बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या काम करना है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म आपको करने पड़ेंगे, तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। सपोज करो कि आप फैक्ट्री है, इस मार्कर को बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, कौन कौन से फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देन उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको करना है उनको ग्रुप, यानी कि आपको उनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मीन्स कि जो भी सिमिलर नेचर ऑफ फंक्शंस होंगे, जैसे कि आप सिर्फ मार्कर ही नहीं, आप पेंसिल भी मैन्युफैक्चर करते हो, आप इरेजर भी मैन्युफैक्चर करते हो, तो तीनों ही प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। दैट मीन्स आपने देखा कि एक परचेज फंक्शन है, ठीक है, तो आपने अलग से परचेज फंक्शन बनाया, आपने अलग से एक परचेज फंक्शन का ग्रुप बनाया और उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया परचेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो सिमिलर नेचर वाली चीजें हैं उनको एक साइड में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड बनाया जाता है, यानी कि जितने भी ग्रुप बनाए जाते हैं उन सभी ग्रुप को एक हेड दिया जाता है, एक डिविजनल हेड दिया जाता है जो उस डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उनको उनकी ड्यूटी सौंप देना, यानी कि एक चार्ज देना एक इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट मतलब सौंप देना, काम सौंप देना इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब है
हु हैज टू रिपोर्ट टू हूम, यानी कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, ये ऐसा रिलेशनशिप बनाना हम यहीं पर सीखते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के अंदर ही, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनता है, प्लानिंग में नहीं बनता। प्लानिंग में तो सिर्फ आपने देखा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, बट उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का जो आगे का काम है, आगे की प्रोसेस है, वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग में आई। तो ऑर्गेनाइजिंग ने ही हमें ये बताया कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वो क्लियर होता है जाके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। तो ये 4 स्टेप है हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। कौन कौन से? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है, क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, हमने प्रोसेस में एक पॉइंट पढ़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। यानी कि हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, आपका डेली काम है कि आपको यही करना है। आप डेली आकर एक ही काम कर रहे हो, रिपीटेडली आप एक ही काम कर रहे हो। भाई, अगर आप मैथमेटिक्स के किसी एक सम को अगर डेली करोगे ना, या दिन में 4 से 5 बार कर लोगे, तो ऐसा होने लगेगा कि आपको आगे का स्टेप अपने आप याद आने लगेगा, आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि आगे क्या करना है। यानी कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जिस मैथमेटिक्स के सम को पहले आप आधे घंटे तक नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जब आप उसमें मास्टर हो गए, आप उसको सीख गए, अब जब आपने उसको 5 बार 6 बार कर लिया, तो आपका जो टाइम होगा उसको सॉल्व करने का, वो कम होने लगेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको आगे के स्टेप्स अपने आप ही याद आने लगेंगे। दैट मीन्स आप हो गए उसमें स्पेशलिस्ट। का फायदा ये हुआ कि रिपीटेड परफॉर्मेंस होती है, वो क्या लेकर आती है? स्पेशलाइजेशन लेकर आती है, और स्पेशलाइजेशन लेकर आएगी हमेशा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही है। नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। देखो, यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आपको बता दिए जाते हैं, आपको ये बता दिया जाता है कि आप किसको जाके रिपोर्ट करने वाले हो, यानी कि कौन आपका सुपीरियर है। तो किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्विटी नहीं है यहाँ पर। एम्बिग्विटी से हमारा मतलब क्या है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है माइंड में कि कौन हमारा सुपीरियर है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। तो जब क्लियर है तो काम स्मूथली होता है, किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन आता ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से हमारा क्या मतलब होता है? द बेस्ट पॉसिबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो। तो यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होती है, यहाँ हम अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली असाइन करते हैं ताकि किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग ना हो। देखो, अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, तो 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज की, और डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 बार एक ही काम 2 बार ना हो रहा हो, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए गलत है। अगर एक का काम दूसरे के काम के आड़े आ रहा है तो दैट इज ओवरलैपिंग, और एक ही काम बार बार हो रहा है, 2 लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो दैट इज डुप्लीकेशन, और दोनों ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का कारण है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि ये दोनों ही चीजें ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज के अंदर मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें ये अलाउड करता है कि कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो। देखो, हमें ये पता है, हमने 3rd चैप्टर में ये पढ़ लिया है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है? डायनामिक है, वो लगातार बदलता रहता है। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमें खुद को भी बदलना होगा ना। तो ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है टू मॉडिफाई आवर बिजनेस स्ट्रक्चर, कि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमें भी थोड़े थोड़े अपने बिजनेस ऑपरेशंस बदलने होंगे। भाई, अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस बदलने होंगे। तो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमारी हेल्प करता है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके, अकोमोडेट करके। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, जो हमने 2nd पॉइंट में ही पढ़ लिया कि यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से डिफाइन कर दिए जाते हैं।
पूरी तरीके से यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी के भी माइंड में, ना तो काम से रिलेटेड, क्योंकि देखो यहाँ हमने डिवीजन ऑफ वर्क भी किया है, ना तो काम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, ना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कितनी पावर्स है हमारे पास, वो सब चीजें यहाँ डिफाइन कर दी जाती है पहले से। तो क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है माइंड में, तो काम रुकता नहीं है, तो इफेक्टिवली सारा काम यानी कि टाइम से आप सारा काम पूरा होता चला जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखो यहाँ पर ना हमने एक पॉइंट पढ़ा है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को बांट देना, या कहो अथॉरिटी को किसी को सौंप देना। तो जब अथॉरिटी अपने पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज को सौंपी जाती है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, हम कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी दूसरों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। अब जहां पे डेलीगेशन आया, जहां पर आप अपनी अथॉरिटी को बांट रहे हो, दैट मीन्स आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि नाउ इट्स योर टर्न टू शोकेस योर टैलेंट, कि अब आपकी बारी है कि दिखाओ आप क्या कर सकते हो। तो जब अथॉरिटी इस तरीके से डेलीगेट की जाती है, तो एम्प्लॉइज को एक चांस मिलता है टू प्रूव देमसेल्फ, कि किस तरीके से वो ये दिखा सकते हैं कि उनका टैलेंट क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है। तो इससे क्या होता है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो ऑर्गेनाइजिंग के ना अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। सपोज करो कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप एक ही प्रोडक्ट के साथ उस बिजनेस को चला रहे थे, एक ही प्रोडक्ट लाइन थी आपके पास, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपका बिजनेस बढ़ा, अब आप और प्रोडक्ट लाइंस भी ऐड करना चाहते हो, तो आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि अगर कल को आपको एक नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, न्यू डिपार्टमेंट, न्यू डिवीजन ऐड करना हो, तो बिना पुराने वाले ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किए, यानी कि ऑलरेडी जो काम चल रहा था, बिना उसे रोके या उसमें किसी भी तरीके की बाधा लाए बिना आप अपना आगे का काम स्मूथली कर सकते हो। क्या होता है, एक और नया डिवीजन बन जाता है, उस डिवीजन को अपने फिजिकल रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं और आगे बिजनेस कंटिन्यू हो जाता है। यानी कि कल को अगर हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या ग्रो करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि देखो आपने ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पढ़ा कि आप काम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, बट एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, एक भाई किस तरीके से लोग काम करें, आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, बेसिकली आप जॉब पोजीशंस डिफाइन कर रहे हो, तो उन जॉब पोजीशन को आप किस तरीके से प्लेस करोगे, उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि जब एक घर बनाया जाता है तो उस घर का एक ढांचा बनाया जाता है, भाई जब हम उसकी मैपिंग करते हैं तो एक ढांचा क्रिएट किया जाता है कि किस तरीके से हम उस घर को बनाएंगे। तो लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब काम होता है, जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो उसको भी एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वही फ्रेमवर्क है। ये मिस्टर पीटर ने एक बात बोली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मीन है कि अगर आपने गलत स्ट्रक्चर डिजाइन किया तो वो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को तो खराब कर सकता है, इम्पेयर मतलब बिल्कुल उसको खराब कर सकता है, इवन आपके बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आपने गलत स्ट्रक्चर डिजाइन किया तो। देखो वही ना कि एक घर की अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कभी भी ढह सकता है। लाइकवाइज अगर आपने भी स्ट्रक्चर गलत चूज किया तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो क्या बोला गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, दैट इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म, यानी कि ये वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि जो काम हमने सोचा है वो हम यहाँ पर पूरा करते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले
इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर सही डिजाइन करोगे तो काम सही होगा, क्योंकि सबको पता होगा कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है, कैसे कैसे करना है। तो जब काम सही होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड हमें तब भी पड़ती है जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, तो इन दैट केस हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत है। उसके अलावा इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। लोग कौन है, उनको काम क्या दिया गया है, और उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज क्या दिए गए हैं, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक जॉब पोजीशन पे हो, देखो एक चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए है। अब आप उसको फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ना देकर अगर आप उसको मार्केटिंग का काम दोगे, सेल्स का काम दोगे, तो उसका फील्ड ही नहीं है। तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि आपके स्किल्स क्या है, आपको काम क्या दिया गया, प्लस उस काम को पूरा करने के लिए आपको रिसोर्सेज क्या दिए गए हैं। ठीक है, रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा उसी को घुमा फिरा के एक नई लैंग्वेज में लिखा गया है। तो देखो फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास, यानी कि आपको रॉ मटेरियल किसी चीज का दिया गया, आपको काम किसी चीज का दिया गया है, और आपके स्किल्स किसी और चीज के लिए, यानी कि तीनों के बीच में कोई मैच नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन भी कैसे आएगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों को मेंटेन करता है। उसके बाद स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा डिजाइंड है, आपको पता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कौन अपने सुपीरियर से डायरेक्टली बात कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली डिफाइन होती है, जिसकी वजह से कंट्रोल मैनेज करना आसान हो जाता है, तो बेटर कंट्रोल होता है यहाँ पे। उसके अलावा ये आपकी हेल्प करता है कि आप एक मिले जुले सरकार जैसे काम कर सकते हो, यानी कि एक इंटीग्रेटेड यूनिट होकर काम कर सकते हो, यानी कि एक साथ होकर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंस की क्यों चाहिए। अब इसके अंदर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये एक ऐसा नाम है जिसके नाम से आप इसका काम नहीं जज कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत रेयर आपने कोई ऐसा कभी वर्ड सुना होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर ऐसे ही बोलूं कि डिफाइन करो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से आपके माइंड में चीजें आती होंगी कि आप लिख सकते हो, बट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऐसे सुन के नहीं याद आता है कि क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्या है। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब जैसे कि आपके क्लासरूम भी होती है ना, आपकी क्लासरूम में सिर्फ एक टीचर है, तो उस एक टीचर को कितने स्टूडेंट्स अलॉट करने हैं एक क्लास में, ताकि वो क्लास इफेक्टिवली मैनेज की जा सके। देखो अगर एक ही क्लास में 100 बच्चा होगा तो मैनेज करना एक टीचर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। वहीं पे 30-40 स्टूडेंट्स और हम जैसों के लिए 50 स्टूडेंट्स भी अगर हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं, बट वहीं पे अगर आप उसको 70-80 कर दोगे कल को, तो मैनेजेबल नहीं होगा, उसके लिए 2 सुपीरियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि कितना मैनेजमेंट को एक्सपेंड करना है, कितना बढ़ाना है मैनेजमेंट, कितने हमारे पास सबऑर्डिनेट्स हैं जिनको हैंडल करने के लिए हमें सुपीरियर्स चाहिए, तो उसी को बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने वाला है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली ये बताता है कि आपको अपने मैनेजमेंट में कितने लेवल्स रखने हैं, कितने लेवल्स हमें बनाने होंगे अपने मैनेजमेंट के अंदर, वो इससे पता चलता है। और जब लेवल्स पता चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक शेप देता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शेप कैसी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। तो 2 तरीके के स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है फंक्शनल और एक पढ़ना है डिविजनल। नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंक्शंस के बेसिस पे बनता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिविजन्स के बेसिस पे बनता है। तो उसका थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये 2 तरीके के स्ट्रक्चर है हमारे सामने, फंक्शनल और डिविजनल। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और उस एक प्रोडक्ट के अंदर आप जितने भी काम करते हो, जितने भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो, आप उसे एक ही डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है
ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, यहाँ पर आप जॉब्स के बेसिस पे काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम के लिए आपने क्या किया, उन जॉब्स को ग्रुप करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपने बना दिए, सेपरेट डिपार्टमेंट्स अगर आपने क्रिएट कर दिए तो वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और इसकी सुटेबिलिटी क्या है, यानी कि कब आप एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा हो, यानी कि बढ़ रहा हो ऑर्गेनाइजेशन आपका, आपके यहाँ पे एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है, फंक्शंस बहुत अलग अलग तरीके के हैं। और जब आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इसलिए क्योंकि जॉब्स रिपीटेडली परफॉर्म की जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। अब इसका एग्जांपल आप देखो स्ट्रक्चर का, कि ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर यहाँ पर 4 आपको डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ ये 4 ही बनाया, होते और भी बहुत सारे हैं। ये 4 फंक्शंस है बेसिकली। ये एचआर वाला क्या है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, इसका काम क्या है भाई, रिक्रूटमेंट करना, कॉम्पेंसेशन डिजाइन करना, तो ये अपना काम करता है, डेली इसका काम यही है कि ये एचआर को हैंडल करता है। इसका काम है मार्केटिंग, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो मार्केटिंग का काम करते हैं, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता है, यहाँ परचेज का काम चलता है, यानी कि रिपीटेडली सेम जॉब ही परफॉर्म की जाती है। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। अब क्या फायदा है किसी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके, तो पहला फायदा है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, उस फंक्शन को परफॉर्म करने में आपकी स्पेशलाइजेशन आएगी। क्यों, क्योंकि रिपीटेडली आप उसी काम को कर रहे हो, ऑन द डेली बेसिस आप वही काम करते हो और आते हो वही काम करते हो, तो उस काम में आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हर एक फंक्शन को हमने अलग अलग बना रखा है, तो उनको कंट्रोल भी कर सकते हो और इनके आपस में कोऑर्डिनेशन भी सेट कर सकते हैं कि वन आफ्टर वन किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। एफिशिएंसी, देखो जहां स्पेशलाइजेशन है वहां एफिशिएंसी होगी भाई। आप जब स्पेशलिस्ट हो रहे हो किसी काम को करने में, तो आप वेस्टेज नहीं करोगे ना, दैट मीन्स लीस्ट कॉस्ट के साथ आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, तो एफिशिएंसी आपको जरूर मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस मिनिमम हो जाता है। उसके बाद यहाँ कोई डुप्लीकेशन नहीं है काम का, एक ही काम को हम 2 बार नहीं करा रहे। क्यों, क्योंकि हमने तो सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। हम बार बार एक ही काम को नहीं कराते हैं कि एक ही काम के 2 डिपार्टमेंट है, एक ही काम का हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है यहाँ पर। उसके बाद ईज इन ट्रेनिंग, अब अगर सपोज करो हमें दिख रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है, इन लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग देंगे ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देके क्या फायदा है। तो अगर हमें किसी को ट्रेनिंग देनी है और उसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डालना है, तो उसी फंक्शन की हम ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। प्रॉपर अटेंशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देने की वजह से आप हर एक फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन दे सकते हो। जैसे कि हमने आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, उस सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पीरियड्स अलॉट होते हैं, आपको स्कूल में अलग अलग टीचर अलॉट होता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को ताकि प्रॉपर अटेंशन दी जा सके। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, लेकिन देखो वही हर किसी के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी, प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शनल एम्पायर्स। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको आपकी स्टडी से देती हूँ कि सपोज करो कि आपके पास जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, अब आप ना अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हो, तो जब भी आपको मन करता है ना पढ़ने का, आपको पढ़ने तो देखो 5 सब्जेक्ट है ना, अगर आपको क्लास 12 सीबीएसई के एग्जाम में पास होना है तो 5 सब्जेक्ट में पास होना है आपको, बट आप 5 सब्जेक्ट में अच्छे नहीं, आपको मन नहीं करता 5 को पढ़ने का, 1 या 2 आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी चलो उसमें एक पहला सब्जेक्ट में मान लेती हूँ, आपका जब मन करता है आप अकाउंटेंसी उठाते हो और उसको करने बैठ जाते हो। तो आपने पूरे साल यही किया कि आपने अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा पढ़ी, और एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपने उसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया बेचारे को, जो कि है बिजनेस स्टडीज। अब मन नहीं करता उसको पढ़ने का और पूरे साल आपने उसको पूरा इग्नोर किया, तो जब उसकी बारी आई ना इग्नोर करने की बिजनेस स्टडीज की, तो रिजल्ट में उसने आपको इग्नोर कर दिया। अकाउंटेंसी में आप लेकर आ रहे हो 80 में से 75, 76, वहीं पे बिजनेस स्टडीज में तुम पास तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारा नंबर आए 80 में से 30। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी का डोमिनेंस कर दिया तुमने, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो तुमने वाहवाही लूट ली लोगों की, लेकिन जब ओवरऑल तुम्हारा रिजल्ट तुमसे पूछा गया तो क्या था, खराब हो गया ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने एक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। बिल्कुल यही काम वो यहाँ कह रहे हैं, फंक्शनल एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या होता है, किसी का साम्राज्य बन जाना एक तरीके से, मतलब एम्पायर क्या होता है एक तरीके से साम्राज्य ना, कि कई बार क्या होता है कि कई बार कोई एक फंक्शन ओवर एम्फेसाइज हो जाता है, हम उसके ऊपर ज्यादा ही ध्यान दे देते हैं और बाकी फंक्शंस नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जबकि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सभी फंक्शंस को प्रॉपर यूज करना जरूरी है, सभी फंक्शंस का परफॉर्म होना जरूरी है, सभी पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज हम इसके अंदर देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, अब वही बात,
जब आप प्रॉपर टाइम टेबल से काम नहीं करते ना, तो आपके सब्जेक्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। आपको समझ ही नहीं आता कि यार कब क्या करना है, कैसे करना है, वो समझ नहीं आता। कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर चीज में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो जब यहाँ अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, तो कई बार इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं सेटअप हो पाता, नहीं मान रहे एक दूसरे की बात। परचेज वाला टाइम से सामान खरीद के नहीं दे रहा, प्रोडक्शन वाला बना नहीं पा रहा, तो सेल्स वाला कह रहे कि हम बेचे कब, जब आपके पास सामान बनकर ही नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। और वही जहां दो बर्तन होते हैं वहां खड़कते तो जरूर है। तो जब अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो कई बार एक ओपिनियन पे, किसी बात पे जब सब सहमत नहीं होते तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कल को अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ अगर आप साइज में करते हो, मतलब यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना है आपने, अलग अलग फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पर चेंजेस, मॉडिफिकेशन बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मॉडिफिकेशन करने में, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसका हमारे पास मेन चीज क्या है, डिवीजन, यानी कि ये ऐसा आपका स्ट्रक्चर है जो डिविजन्स बनाता है। यहाँ फंक्शंस, जॉब्स मेन है, तो यहाँ डिविजन्स। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि जहां पर एक ही प्रोडक्ट की जॉब, वन प्रोडक्ट की जो जॉब्स है वो एक डिपार्टमेंट में डाल दी जाती है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो यही हुआ, यहाँ पर भी तो आपने ये बोला है कि जॉब्स वन डिपार्टमेंट में डाल दी जाती है। यहां मैंने बोला है जॉब्स, जॉब से मेरा क्या मतलब है, फंक्शंस। यहां पर मैंने बोला है प्रोडक्ट, क्या बोला है, प्रोडक्ट। यहां डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे बनते हैं, यहां डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के बेसिस पर बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट से हमारा मतलब है डिवीजन, यानी कि हम यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो मैंने क्या किया, सपोज करो, देखो जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब इस कंपनी में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, फुटवेयर भी है, गारमेंट्स भी है, स्किन केयर भी है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक के अपने अलग फंक्शंस होंगे, इनका अपने एक अलग डिवीजन बना रखा हमने, ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे गारमेंट्स वाले अपने अलग सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फुटवेयर अपने। जैसे कि अगर 4 प्रोडक्ट है ना, तो 4 परचेजिंग डिपार्टमेंट होंगे, 4 सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे, यानी कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतनी बार वो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस है, यानी कि डुप्लीकेशन आप यहाँ कह सकते हो कि एक ही काम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कब हम डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे, जब आपके पास होंगे लार्ज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हो तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे हो। लेकिन जब आप सिंगल प्रोडक्ट पे हो, सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को चूज कर सकते हो। उसके अलावा जब आप ग्रो कर रहे हो, आपको ज्यादा डिपार्टमेंट चाहिए, नए नए लेवल्स ऐड करने हो, तब भी आप डिविजनल को यूज कर सकते हो। अब इसके भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहां से आप फंक्शंस के बारे में सीखते हो, यहां आप पूरे प्रोडक्ट के बारे में सीखते हो, पूरे प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट। एक जो डिविजनल हेड होता है, देखो डिविजन्स बनेंगे तो उनके ऊपर एक हेड तो होगा ना, तो वो जो हेड है वो उस पूरे प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट होगा, उसे सब पता होगा कि पूरे प्रोडक्ट में किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। अकाउंटेबिलिटी आसान है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीइंग आंसरेबल फॉर योर रिजल्ट, जवाबदेही। अब मुझे दिख रहा है कि फुटवेयर के रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, तो मैं क्या उसके लिए कॉस्मेटिक्स वाले से पूछूंगी, नहीं, मैं सीधे पकड़ूंगी फुटवेयर के डिविजनल हेड को कि हाँ जी भाई साहब बताओ रेवेन्यूज क्यों कम जनरेट हो रहे हैं, बाकी सारे डिवीजन में बहुत बड़े रेवेन्यू आ रहा है, आपके डिपार्टमेंट में ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही है जो आपके डिपार्टमेंट में या आपके डिवीजन में ऐसा क्या गलत चल रहा है जो रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी आसान है, कोई किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकता। यहाँ इल्जाम लगा सकते हैं, परचेज वाला कहेगा सेल्स वाले की वजह से हो रहा है, सेल्स वाला कहेगा मार्केटिंग की वजह से हो रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा सकते हैं। यहाँ वो क्या कहेगा, वही अकेला रिस्पॉन्सिबल है ना पूरे डिवीजन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी है, कल को मुझे 5वां प्रोडक्ट भी ऐड करना हो, बहुत इजीली ऐड कर सकती हूँ, क्यों, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब ऐड करना आसान है तो दैट मीन्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है। याद करो हमने इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट पढ़ा, इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें अलाउड करता है कि बिना जो ऑलरेडी आपका काम चल रहा है उसे डिस्टर्ब किए बिना आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पर डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स। कब आएगा कॉन्फ्लिक्ट, जब आप कॉस्मेटिक्स वालों पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो,
उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उनको ज्यादा रिसोर्स अलोकेट कर रहे हो, तो बाकी 3 नाराज हो जाएंगे। हमने ऐसा क्या किया, जो हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होंगे। उसके अलावा कॉस्टली, एक ही फंक्शन को 4 बार परफॉर्म कर रहे हो, तो 4 बार स्टाफ रखा जा रहा है, 4 ही मतलब अलग अलग स्टाफ भी रखा जा रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहे हैं, तो कॉस्टली तो है। इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर फंक्शनल एम्पायर्स था ना, किसी एक फंक्शन को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, यहाँ पर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस में चला जाता है। जब हमें ये दिख रहा है कि यार स्किन केयर से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, तो हमने अपने सारे एफर्ट स्किन केयर के लिए लगा रहे हैं, यानी कि जो टॉप लेवल वाला बंदा है उसका मेन फोकस स्किन केयर की तरफ हो गया। अब जब उसे देखा कि यार सारा फोकस हमारी तरफ आ रहा है, तो जो यहाँ पे काम करने वाला बंदे होंगे ना, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाएंगे, फिर वो भी अपना पर्सनल मोटिव ढूंढने लगेंगे। तो कई बार क्या होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं और ग्रुप इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, डिविजनल इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि गलत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। आपको खुद एक बार इसका डिफरेंस पढ़ना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ये भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कहीं कहीं पर हम फॉर्मल हैं तो किसी पार्ट पे हम इनफॉर्मल है, बट कैसे कैसे ये फॉर्मल और इनफॉर्मल डिसाइड किया जाता है। देखो, अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से बना है, जो फॉर्मल लाइंस से बना है। यानी कि हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं, चेन ऑफ कमांड बनाते हैं, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करेगा, बेसिकली उसका बिहेवियर भी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रहा है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अथॉरिटी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर मैनेजमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और ये किस तरीके से क्या क्या करता है, ये आपके जॉब रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई करता है कि भाई आपके जॉब रिलेशनशिप्स क्या होंगे, बेसिकली वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, यहीं पे पता चलता है हमें। यहाँ रूल्स और प्रोसीजर्स में रहकर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ ये बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ प्रोसीजर है काम करने के, उसमें रहकर हमें काम करना होता है। यहाँ पर सभी के एफर्ट्स कंबाइंड हैं, एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसे डेलिबरेटली अपनी इच्छा से टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करता है, और यहाँ पर हमारा जो भी फोकस है वो सिर्फ काम पर है। ठीक है, हम यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों को बनाने पे यहाँ पर ध्यान नहीं देते, हम यहाँ पर ध्यान देते हैं अपने काम पर। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है ऐसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। हमने आपको पावर दी, उसी पावर से रिलेटेड हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो कल को अगर काम नहीं होगा तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं कि मतलब इतनी पावर है तो उसके इक्विवेलेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देना है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां फिक्स करना यहाँ आसान है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली जो काम है वो साइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग का काम ही यही है कि आपको सही तरीके से काम को सौंपना, और उसी में इस ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ मेंटेन्ड है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक पर्सन कि एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होगा। उसके बाद हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर काम पर फोकस है, यहाँ पे कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स इजीली की जा रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। ये स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बदलती बहुत कम है। यहाँ पर आपको ना कहते हैं ना कि एक एनवायरमेंट मिला हुआ, एक वर्क एनवायरमेंट है, आपको उस वर्क एनवायरमेंट में रहकर काम करना है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि यार चीजें बदल रही हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे थे कि कंबाइंड और इंटरलिंक्ड है, तो कोऑर्डिनेशन है तो स्टेबिलिटी है। क्लैरिटी है ड्यूटीज के बीच में, यानी कि किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही फीचर में ये बात पढ़ चुके हैं कि जॉब रिलेशनशिप्स बने हुए हैं। उसके अलावा बट इसकी भी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, डिले इन एक्शन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्केलर चेन को फॉलो करते हो, यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड फॉलो की जाती है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है। तो कई बार अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमारे डिसीजन को पहले
नंबर ऑफ चैनल से होकर गुजरना होगा, जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं आएगी, वहां से परमिशन नहीं आएगी, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो कई बार एक्शन में डिले हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं किया जा सकता कि आप अपने रूल्स और प्रोसीजर यानी कि अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़कर आप कुछ काम कर सके, यहाँ पे आपको वो चीज अलाउड नहीं है। तो कई बार यहाँ पर लोग इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो हो सकता है उनकी जॉब पोजीशन पे कोई खतरा हो जाए। इग्नोर्स द ह्यूमन एलिमेंट, यानी यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, काम पर फोकस है, काम पर, लोगों पर फोकस नहीं है कि ह्यूमन बीइंग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, काम पर ज्यादा फोकस है, मेन फोकस काम पर है। तो यहाँ पर आप ह्यूमन एलिमेंट को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो ये तो वो चीज है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। अगर हम नॉर्मल भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही होता है, जहां पर सारी चीजें रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है, फॉर्मल लाइंस होती है। ये क्या है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जिस जगह पर हम काम करते हैं, जैसे कि हम स्कूल टीचर्स भी अगर हैं तो ठीक है, हम रूल्स और रेगुलेशंस में लेकर काम करते हैं, बट क्या हम टीचर्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है? कई बार क्या होता है कि हम लोग, भाई एक होता है बच्चों के साथ पिकनिक जाना, एक स्कूल पिकनिक होता है ऑर्गेनाइज होता है, तो वो तो स्टूडेंट पिकनिक होती है, वहां पर हम फॉर्मल में है, हम वहां पर एज ए टीचर बच्चों के साथ जा रहे हैं, हम वैसे आपस में एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। लेकिन जब टीचर्स पिकनिक जाती है तो हम आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स होकर पिकनिक जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां एक रिलेशनशिप जनरेट हुआ, और वो रिलेशनशिप कैसे जनरेट हुआ है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जनरेट हुआ है। जिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें आपस में बातचीत का एक जरिया दिया, जिसमें बातचीत के जरिए से हमारे बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट हुआ है, यानी कि एक सोशल इंटरेक्शन हुआ। उस सोशल इंटरेक्शन की वजह से हमारी बातचीत हुई और एक रिलेशनशिप जनरेट हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, तो फॉर्मल उन चीजों को बोलना अलाउड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो प्रिडिक्टेड होता है। सामने से अगर हमारा बॉस हम पे चिल्ला रहा है तो दैट इज प्रिडिक्टेड कि हम कुछ फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वी हैव टू लिसन एज अ सबऑर्डिनेट। बट वो जो चीजें अंदर चल रही हैं वो चीजें कहाँ क्लियर होंगी, वो क्लियर होती है इनफॉर्मल में जाके, कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जब अंदर की चीजें निकलती हैं, तो इनफॉर्मल हमें वो रास्ता देता है कि मैं अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आम भाषा में, कि अपनी भड़ास को निकालना, तो भड़ास आप यहाँ निकाल सकते हो। अब भड़ास निकालने का मतलब यहाँ नहीं कि उल्टा सीधा बोलना, मीन्स मन हल्का करना, तो मन हल्का आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ना यहाँ जो सोशल नीड एक एम्प्लॉय की सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, जो बातें वो यहाँ नहीं कह पा रहा है, वो बातें वो यहाँ करेगा, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस आउट ऑफ द इंटरेक्शन, कि आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हो अमंग द पीपल एट द वर्क, जहां आप काम करते हो वही इंटरेक्शन हो रहा है, विच गिव राइज टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जिससे क्या होता है कि आपस में एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ये इंस्टाग्राम पे जुड़ना, व्हाट्सएप पे जुड़ना, ये भी तो एक तरीके का सोशल इंटरेक्शन ही है, एक नेटवर्क ही तो क्रिएट हो रहा है। स्कूल का स्कूल ग्रुप बन जाना, तो ये एक सोशल इंटरेक्शन ही है। तो जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इसी ऑर्गेनाइजेशन से निकला है ये, क्योंकि लोग तो यही के ही है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो बिहेवियर है वो ग्रुप नॉर्म्स, एक तो होता है कि कई बार फ्रेंडशिप का भी ना एक लेवल्स होते हैं, फ्रेंडशिप के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि दोस्त है लेकिन फिर भी बहुत रिस्पेक्टफुल एक दूसरे से बात करेंगे, कि हाँ मैम, जैसे अगर आपस में टीचर्स भी अगर फ्रेंड्स हैं तो तब भी वो एक दूसरे को मैम ही बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। कुछ ऐसे होते हैं जो नाम से बुलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अलग नाम रख के बुलाते हैं, तो मतलब एक लेवल है। तो वो लेवल कैसे डिसाइड हो रहा है, योर ग्रुप नॉर्म्स, कि आपने जो अपना अलग से ग्रुप बनाया है, आपने अपने ग्रुप्स के क्या रूल्स रखे, कि आप किस तरीके से रहोगे एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली रहोगे, एक फैमिली की तरह रहोगे, या वहां पर भी थोड़ा सा आप अपना जो फॉर्मल वाला एक कंडक्ट है वो मेंटेन करोगे। तो इट्स डिपेंड कि आप किस तरीके से अपने ग्रुप नॉर्म्स बनाते हैं, वैसे आपका बिहेवियर भी होगा। इट फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ स्केलर चेन है, यहाँ कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब अपनी इच्छा से बना रहा है, ये अपने आप ही, हमारी फ्रेंडशिप किसी के साथ अपने आप ही जनरेट होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे पास 10 दिन से रोज हमारे पास आके बैठता है, एक ही बस में हम दोनों ट्रैवल करते हैं तब भी बात नहीं करते, और एक होता है कि एक ही दिन कोई हमारे बराबर बैठा और हमारी उससे फ्रेंडशिप हो गई। तो ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप अराइज होता है, ये कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, जैसे डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा वो हम यहाँ फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है।
यहाँ एग्जाम्पल मैंने तो आपको दे ही दिया है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लोग संडे को जाके क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कैंटीन में बैठ के खाना खाते हैं, या फिर कोई मूवी देखने के लिए चले जाते हैं एग्जाम, तो वो इनफॉर्मल का ही एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या है, कई बार ना अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो तो इनफॉर्मल एक बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिकेशन को स्प्रेड करने का। तो यहाँ फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कई बार अगर हमें किसी चीज का इवन फीडबैक जानना हो, जैसे कि कोई नई पॉलिसी कंपनी लेकर आने जा रही है और वो चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज का मुझे फीडबैक चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने इनफॉर्मल में उसको कम्युनिकेट कर देंगे। हमारा जो पर्सनल ग्रुप बना हुआ है उसमें उस चीज के बारे में बातचीत करना शुरू कर देंगे, जिससे लोगों का फीडबैक मिलेगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। ठीक है, फुलफिल द सोशल नीड्स, वही वाली बात की है। देखो यहाँ कुछ चीजें प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही है, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कह पा रहा है एक एम्प्लॉय, तो वो यहाँ आकर अपने सोशल नीड को, उस इंट्रैक्शन को, उस अपनेपन को, उस बिलोंगिंगनेस को यहाँ आके हासिल करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इनफॉर्मल मिल गया है और ये बंदा खुश है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे आसानी से अचीव हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है स्प्रेड ऑफ रूमर्स। अब भाई यहाँ पे अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। अगर एक दिन आपने अपने बॉस को किसी उसके सेक्रेटरी के साथ देख लिया कहीं बाहर जाते हुए, या फिर वैसे कहीं बातचीत करते हुए देख लिया, इमिडिएटली रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं कि हाँ देयर इज समथिंग। तो यहाँ पर इस तरीके की अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो आप बहुत भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ सुन के आया है बाहर से, अब वो सुन के कुछ हो रहा, वो बात कुछ और कर रहे थे, आपको कुछ लगा, उसने आगे जाके ग्रुप में कुछ और बता दिया, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। दूसरा, रेसिस्टेंस टू चेंज। अब कई बार क्या होता है ना कि जब लोगों की यारी दोस्ती होती है ना, तो यारी दोस्ती कई बार इतनी स्ट्रांग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो ऑर्गेनाइजेशन में भारी पड़ने लगती है, कि जब भी कोई चेंज आता है तो वो अपनी एक टीम बना लेते हैं, इस चेंज को लाने नहीं देना। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन, कि हम मिलकर ग्रुप में आ जाते हैं तो ये कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लेंगे, या कैसे ये वाला रूल आ जाएगा। तो कई बार रेसिस्टेंस मिलना शुरू हो जाता है चेंजेस के लिए, कि लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग हो गए एज अ ग्रुप, और ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी है, गलत है। तो कई बार लोग अपने ग्रुप इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। भाई जिसके लिए तुम काम कर रहे हो आप उसे भूल गए। आपको जो लोग, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको वो दोस्त मिले, उन दोस्तों का ऐसा आपने ग्रुप बना लिया कि आप भूल गए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तो ये गलत है। तो ऐसी कुछ डिसएडवांटेजेस हमें इसमें देखने को मिल सकती है। आपने पढ़ लिया फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिफरेंस भी आपको करना है। ठीक है, बहुत बार इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो वो आपको प्रिपेयर करना है, और इजी टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। हमारे पास ये जो लास्ट के दो टॉपिक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, आपको इन्हें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से एक ना एक पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर, या तो डेलीगेशन या तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि दोनों का लगभग जो मीनिंग है वो एक जैसा सही है, बट एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिससे आप ये पहचान पाओगे कि डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का ही मतलब होता है अथॉरिटी दूसरों को सौंप देना, बट उस अथॉरिटी को सौंपने का जो स्कोप है वो किसका वाइडर है, किस तरीके से अथॉरिटी को सौंपा जा रहा है दोनों कॉन्सेप्ट में, यही इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का मेजर डिफरेंस है। इससे पहले हम डेलीगेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगी डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन कैसे अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए जरा, डेलीगेशन का मतलब होता है द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यानी कि जब एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, डेलीगेशन कहा जाता है। और ये कैसी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि अथॉरिटी ट्रांसफर की जा रही है जस्ट अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। जैसे मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लूं, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्कूल के एग्जांपल लेते हुए आए हैं अब तक पूरे चैप्टर में। तो जैसे एक क्लास टीचर अगर अपना थोड़ा सा काम, जैसे क्लास टीचर क्लास में मॉनिटर बनाती है, कि इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर वो मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करेगा, और थोड़ा बहुत जो बैंक का काम है, लाइक कई बार क्या होता है कि हमें बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करनी है, हमें बच्चों के रजिस्टर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने बच्चे आज लेकर आए हैं, कितनों की चेक है, कॉपी,
तो कई बार ये सब काम हम एक बच्चे को सौंप देते हैं क्लास में, दैट मीन्स हमने अपनी थोड़ी सी पावर उस बच्चे के हाथ में दे दी। तो लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सारे काम खुद नहीं कर सकता या हर एक काम वो खुद नहीं कर सकता, तो वो अपने कुछ कामों को अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स को सौंप देते हैं, जिससे उनका जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। बट डेलीगेशन का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि यहाँ पर जो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही है, यानी कि सिर्फ एक पर्सन तक ही आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आपको सभी लोगों में थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है। ठीक है, सो डेलीगेशन हम समझ चुके हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या है कि सपोज ये एक सुपीरियर है और अगर ये अपनी अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट को सौंप रहा है, सारी नहीं, सिर्फ डेली रूटीन की कुछ अथॉरिटीज यानी कि उसके काम से रिलेटेड अथॉरिटी, आपने सबऑर्डिनेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होगी, कुछ काम सौंपा होगा, तो उसके काम से रिगार्डिंग कुछ अथॉरिटी आपने इसको सौंप दी है, तो वो क्या है? डेलीगेशन। ठीक है, अब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं और वो 3 एलिमेंट्स क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ARA। तो ये ARA अब है क्या? सबसे पहले मैं बात करूं अगर अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, यानी कि एक इंडिविजुअल का राइट कि वो कमांड कर सकता है, उसके पास एक पावर है, उसकी पोजीशन उसको कुछ पावर देती है जिससे वो किसी थर्ड पर्सन को उसकी पोजीशन, उसकी जॉब पोजीशन उसे पावर देती है कि वो अपने जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है। इट इज अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन। यस, जो आप स्केलर चेन फॉलो करते हो वहीं से आपके जॉब पोजीशन की अथॉरिटी अराइज होती है। डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे डिफरेंट अथॉरिटीज होती है एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज डाउनवर्ड। सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है? टॉप लेवल के पास, फिर उसके बाद मिडिल लेवल के पास और उसके बाद लोअर लेवल के पास। दैट मीन्स इट फ्लोज डाउनवर्ड। इट डिटरमाइंस अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, जिसके पास कम अथॉरिटी है वो उसका सबऑर्डिनेट है। दैट मीन्स इस अथॉरिटी से ही हमें पता चल रहा है द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या अथॉरिटी को हम किसी और को सौंप सकते हैं? डेलीगेट का मतलब क्या होता है? किसी को सौंपना। क्या अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है? यस, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दी ऑब्लिगेशंस, द ड्यूटी टू परफॉर्म द असाइन टास्क, यानी कि जो आपको टास्क दिया गया है ये आपका ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उस काम को पूरा करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज हुई? अथॉरिटी से। जितनी हमने आपको अथॉरिटी दी उतनी ही हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एंड इट फ्लोज अपवर्ड। इट फ्लोज अपवर्ड क्यों? क्योंकि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आप ऐसे ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने का मतलब क्या है कि आप अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ, आपने जो हमें काम दिया, आपने जो हमें अथॉरिटी दी, उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो काम हमने कर दिया है। और अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो मिसयूज हो जाएगा, और अगर अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो काम नहीं हो पाएगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, यानी कि क्या अपनी जिम्मेदारी आप किसी और के कंधों पे डाल सकते हो? डाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं डाल सकते। यानी कि जिस तरीके से अथॉरिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट किया जा सकता है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया नहीं जा सकता। बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी कि हमने आपको अथॉरिटी दी, उसी के रिगार्डिंग हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, काम हो चुका है, अब जो रिजल्ट आया है अब आपको उसका जवाब देना है कि क्या आया है। अच्छा आया है तो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है, गलत आया है तो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है। यानी कि अब आप आंसरेबल हो कि ये जो आपने आउटकम दिखाया, हमें जो रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, ये क्या है, क्यों है, कैसा है। यानी कि क्वेश्चंस जो है अब यहाँ आके अराइज हो सकते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। और ये कहां से निकलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की बनती है। सो इट फ्लोज अपवर्ड, इट ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड, यानी कि आप अकाउंटेबल हो अपने सुपीरियर्स के लिए। ठीक है, वंस अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, एक बार अगर आपने अथॉरिटी दे दी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, सो वन कांट डिनाई द अकाउंटेबिलिटी। तो जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं, मैं क्यों बताऊं। अरे भाई, जब आपने जो जो हमसे मांगा हमने आपको दिया, आपको अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी थी आपके पास, तो अब जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और क्या आप ये जवाब किसी और से मांग सकते हो? अभी कह सकते हो काम तो मैंने क्या, पूछो इससे। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप ही के पास अथॉरिटी थी, आप ही के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जवाब भी आप दोगे। सो इट कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल। आप किसी और से नहीं कह सकते कि मेरी जवाबदेही ये देगा। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। उसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पर। देखो ये एक है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है कि जब मैनेजर्स अपना डेली रूटीन वर्क डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, तो उनके पास एक टाइम मिलता है कि वो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। यानी कि ऐसे जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, वो अपना टाइम वहां से निकालकर वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब डेलीगेशन किया जाता है तो मैनेजर्स का वर्क लोड रिड्यूस होता है, क्योंकि अब उन्हें वो डेली रूटीन का काम नहीं करना, क्योंकि अब वो डेली रूटीन के काम से अपना जो ध्यान है वो हटाकर उन एरियाज में लगा सकते हैं जहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डेलीगेशन की वजह से हम अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावर का मतलब क्या होता है कि उनको ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि अब आप ये जो डेली रूटीन का वर्क है ये आप खुद अपने तरीके से करेंगे। तो इससे मैनेजर्स को टाइम मिलता है कि अब वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा जब उन्हें डेली रूटीन का काम खुद नहीं करना पड़ता, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो और न्यू एरियाज के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि और न्यू एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें एक्सेलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जब हम किसी एम्प्लॉय को पावर देते हैं, जब हम किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी देते हैं, तो बेसिकली हम उस एम्प्लॉय को चांस दे रहे हैं कि आप अपना टैलेंट, जो भी आपका छुपा हुआ टैलेंट था, आपकी छुपी हुई एबिलिटीज है, यानी कि लेटेंट एबिलिटीज है, आप उन्हें दिखा सकते हो। आप अलग अलग एरियाज में एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तक आप सिर्फ लोगों के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे, अब हमने आपको कह दिया कि इस काम से रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो आपके पास, आप खुद करिए। तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो उस काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और आगे जैसे भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करना सीख रहे होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, हमें फ्यूचर लीडर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल कर लेगा, तो कल को अगर हमें फ्यूचर मैनेजर्स की जरूरत होगी तो हमें दिख रहा है कि किसको हमें मैनेजर बनाना है। नेक्स्ट, द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब कोई एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम सौंपता है, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट है उस सुपीरियर का अपने उस सबॉर्डिनेट पे, और उस सबॉर्डिनेट का कमिटमेंट है अपने सुपीरियर के टुवर्ड्स कि हमें इस काम को पूरा करना है। देखो, इतने सारे लोगों में से जब जब एक क्लास होती है और उस पूरी क्लास में से 50 स्टूडेंट्स की या 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से जब किसी एक बच्चे को हेड बॉय या हेड गर्ल या फिर मॉनिटर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियर का या उस टीचर का एक ट्रस्ट है उस बच्चे के ऊपर कि ये उस काम को कर सकता है। और उस सबॉर्डिनेट के अंदर भी एक फीलिंग आती है कि इतने सब में से अगर मुझे चूज किया गया है, दैट मीन्स जो सामने हमारा सुपीरियर खड़ा है, कहीं ना कहीं हमारा कमिटमेंट बनता है कि उन्होंने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे हमें पूरा करना है। तो वो मोटिवेट होते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का सोर्स भी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। हम क्या करते हैं, डेली रूटीन का काम अपने एम्प्लॉयज को सौंप कर उनको ट्रेन कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि कल को सपोज करो हमें अपनी कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी है और हमें वहां के लिए एक वर्कफोर्स चाहिए। हमारी जो ये वाली ब्रांच है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत फेमस हो चुकी है मार्केट में, तो हम एक नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। अब जब हम एक नई ब्रांच अपनी ओपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए। तो हमने यहीं के लोगों को डेलीगेट कर करके अथॉरिटी सारा काम सिखा दिया है। तो अब जब हमें वहां पर ग्रो करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक रेडी वर्कफोर्स है, जिसको यहाँ से शिफ्ट करके हम वहां लेकर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग तो हम करते ही रहेंगे। तो हमारे पास उस न्यू ब्रांच में एक रेडी वर्कफोर्स होगी, और जब वहां पे ट्रेड लोग जाएंगे स्टार्टिंग से ही, तो अपने आप ही वो ब्रांच भी ग्रो कर जाएगी। यानी कि अगर हमें ग्रो करना है तो डेलीगेशन हमें ग्रो करने में भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन की वजह से एक तरीके से एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग चल रही होती है।
उसके बाद इट इज द बेसिस फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की। देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अथॉरिटी के अंदर कि ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है ये हमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप देता है, यानी कि डेलीगेशन की वजह से ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अराइज होते हैं एंड विच इज द बेसिस फॉर आवर मैनेजमेंट हायरार्की, यानी कि यही तो बेस है, यही तो ये बताएगा कि कौन किसका सुपीरियर है कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो ये जो जॉब पोजीशंस डिस्क्राइब की जा रही हैं डेलीगेशन के अंदर उसी से ही हमारी मैनेजमेंट हायरार्की बनती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, ये जो हमारे पास तीन एलिमेंट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हमें बताती है द पावर, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन की। जो अलग अलग जॉब पोजीशन है उसमें हर जॉब पोजीशन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आंसरेबिलिटी है। तो इससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन करना यहाँ पर आसान हो जाता है क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत मदद करता है। तो ये हमारी 6 इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस, ये तीनों कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब हम पढ़ते हैं इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बीच का डिफरेंस। देखो जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ध्यान से इस चीज को सुनना है आपने, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में है, यानी कि जहां पर सबऑर्डिनेट्स के पास अपना, यानी कि जहां पर हर एक डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, यानी कि चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डिसीजन, हर तरीके का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। यहाँ पर एम्प्लॉइज को अथॉरिटीज नहीं दी जाती कि वो खुद से किसी भी चीज का डिसीजन ले सके। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है और इसी को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, यानी कि एक ही सेंटर है जहां से सब कुछ ऑपरेट किया जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में होती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइज हो सकता है क्या? अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है आपका तो सेंट्रलाइजेशन से काम चल सकता है, बट जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा आप सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चला पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आपको अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही पड़ेगा। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रिकमेंड नहीं किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं डेलीगेशन पे। अभी जस्ट हमने डेलीगेशन पढ़ा, दैट डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर एक सुपीरियर है और उसके जस्ट नीचे अगर कोई एक सबऑर्डिनेट है तो यहाँ पर अथॉरिटी इसको ट्रांसफर की जा रही है। मैं डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही बोलूंगी दैट इट इज आल्सो अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, बट देखो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इंक्रीज कर दिया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपका सुपीरियर है ये अपनी अथॉरिटी को कर रहा है डिस्पर्स्ड, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ड द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यहां आप कह सकते हो दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब सभी लोवेस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी को बांट दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो गया है, टॉप लेवल ने सभी को अपने काम से रिगार्डिंग जितनी भी अथॉरिटी वो सबको सौंप दी, यानी कि पूरे लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी को बांट दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी अथॉरिटीज बांट दी गई हैं, उनके काम के रिगार्डिंग जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के इक्विवेलेंट अथॉरिटीज हमने सभी लोवेस्ट लेवल्स को बांट दिया है। तो दिस इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो स्कोप है अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो वाइडर है। ठीक है, और हम इसके लिए ये भी कहते हैं दैट व्हेन वी डेलीगेट एन अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि देखो एक और एक हम एक ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट when we decentralize our authority we multiply by many, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हम अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या डेलीगेशन कंपलसरी है?
यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता। बट क्या डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी है? नहीं, इट इज टोटली ऑप्शनल। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग है कि वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स हैं, वो भाई टॉप लेवल के हाथों में ही होने चाहिए। बट हाँ, जो डेली रूटीन का काम है, जो भाई आपने किसी को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको उसके काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी आप उसे ही दे दो, उसको आपसे पूछना ना पड़े अपने काम के लिए कि क्या मैं ये काम कर लूं, वो अपने काम से रिलेटेड जो डिसीजन है वो खुद ले सके, तो इतनी पावर उसके हाथ में होनी चाहिए। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड। तो आपको बैलेंस बनाना होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा जानना है, कि क्योंकि जब केस स्टडी आती है तो पहचानने में बड़ी समस्या होती है बच्चों को कि डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन क्यों, क्योंकि पढ़ने में ऑलमोस्ट सेम सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी बांटी जा रही है। तो बस आप ऐसे इस चीज को चेक करना कि अगर आपके अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो स्कोप है, शेयर करने का जो स्कोप है, अगर वो लिमिटेड है टू ओनली वन सबऑर्डिनेट, तो वो डेलीगेशन है। बट अगर वही स्कोप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर चल रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको बांटा गया है टू ऑल द लोवेस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की। बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेलीगेशन से क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है। तो एक बार उसके डिफरेंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों की इंपॉर्टेंस आपको पढ़कर जानी है। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? खुद आगे बढ़कर काम करना। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव लेना सीखते हैं। कैसे? क्योंकि जब आपको आपकी अथॉरिटीज दे दी जाती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ रियलाइंट आता है। क्यों? क्योंकि आपको कह दिया गया है कि देखो हमने आपको अथॉरिटी दे दी, काम भी दे दिया, अथॉरिटी भी दे दी, अब आप देखो आपको क्या करना है। अब आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अब आप उन प्रॉब्लम्स से लड़ना खुद सीखेंगे। अब जैसे कि सपोज करो कि किसी एक फादर ने अपने बेटे को एक दुकान चलाने के लिए दी, वो चाहते हैं कि कल को भैया बिजनेस इसी ने ही संभालना है, तो इसको सिखाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको दुकान चलाने के लिए दी कि भैया ये चाबी तुम्हारी है, मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें जो डिसीजन लेना है वो तुम ही लोगे। अब भैया वो बच्चा नया नया है, पहले दिन उसको बड़ी समस्या आई इस दुकान को चलाने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई, बहुत परेशान सा हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसे 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, तो उसको समझ आने लगा कि यार क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो वो इनिशिएटिव लेना सीखेगा, उसके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो खुद ही सेल्फ रिलायंट बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद ही डिसीजन लेना है, उसे पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब ये हो सकता है, तो वो इनिशिएटिव लेना सीखेंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज को पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो वो अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना खुद सीखते हैं, अपने खुद के डिसीजन पे डिपेंड होते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से ऐसे हमारे एम्प्लॉयज हैं जो डायनामिक लीडर्स बन सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलप द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। कहीं ना कहीं ये जो हम इस तरीके से अथॉरिटीज को बांट रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारा खजाना है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि कौन से हमारे वो क्वालिफाइड पर्सनल है जो कल को फ्यूचर मैनेजर्स बन सकते हैं, कौन से वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर पा रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अब तक जब भी ये फंसते थे हम इन्हें बचा लेते थे, अब हमने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया कि भाई देखो हमने आपको सब कुछ सौंप दिया है, काम करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो हमने आपको सब दे दिया है, अब आप देखो आपको क्या करना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीजों को कर लिया। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब चीजें कैसे करनी है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए, तो कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि कौन से हमारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इन फ्यूचर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले पाएंगे। तो इससे हमें फ्यूचर मैनेजर्स ढूंढने में भी मदद मिलती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर आप ही के हाथों में सौंप दी गई है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चैनल्स के थ्रू नहीं होकर गुजरना होता, मतलब आपको परमिशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने आपको आपके काम से रिलेटेड अथॉरिटी दे दी है, जहां एक्शन होना है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी वहीं पर है, तो आपको नंबर ऑफ चैनल से होकर गुजरना ही नहीं है।
तो इससे ना तो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होगी ना ही डिले होगा, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो आपको क्या करना पड़ता, पहले टॉप लेवल से पूछना पड़ता, मतलब पूरा वो चैनल आपको फॉलो करना पड़ता, जिसमें कई बार क्या होता है कि डिले हो जाता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन आपको अलाउड करता है कि आप काम कर रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप तुरंत ले सकते हो, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, विद इन योर अथॉरिटी आप उस डिसीजन को ले सकते हो। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने काम को सौंप दिया है, जो हमारे मैनेजर्स है उन्होंने अपने कंधों का जो बर्डन है उसे अपने एम्प्लॉइज को सौंप दिया है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है, अथॉरिटी आपके हाथों में, आपको हम देख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है। हमने आपको कह दिया कि जो करोगे आप करोगे, इसके रिजल्ट की फिर जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, आंसरेबिलिटी भी आपकी है। तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है कि उन्हें डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करना, उनको रोज रोज उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है, और अब अपना वो ध्यान जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में कंपटीशन स्पिरिट आता है, एम्प्लॉयज के बीच में कंपटीशन स्पिरिट आता है, जिससे वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट्स का बढ़ना दोनों के लिए फायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटर कंट्रोल की। देखो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कंट्रोल करना, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे कंट्रोल सिस्टम इवॉल्व किए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो कंट्रोल है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। क्योंकि देखो यहाँ पर हम आपको काम सौंप रहे हैं, हम अथॉरिटी भी दे रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, तो भाई आंसरेबिलिटी भी आपकी है। कल को अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास था ना सब कुछ, आपने ही डिसीजन लिया है, तो भाई आंसरेबिलिटी भी आपकी है। तो यहाँ पर जो बेटर कंट्रोल है उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट ना उधर भी है, पर उधर बेटर कोऑर्डिनेशन है, तो कहीं बच्चा क्या करता है कोऑर्डिनेशन इधर लिख देता है, कंट्रोल उधर लिख देता है। थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है कि उधर बेटर कोऑर्डिनेशन है, इधर बेटर कंट्रोल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 हुआ कंप्लीट।